हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समूह गत्यात्मकता। यह मैं फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का फोर्थ यूनिट समूह गत्यात्मकता। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोग फोर्थ यूनिट समूह गत्यात्मकता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होती है समूह गत्यात्मकता। समूह का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है और प्रत्येक समूह के अपने आदर्श, मूल्य, मानक एवं विचारधाराएं होती हैं। सामाजिक समूह दो या दो से अधिक लोगों का उभयनिष्ठ लक्ष्य के लिए परस्पर प्रयास है। आप समझ सकते हैं कि समाज में समूह का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक समूह के अपने अलग अलग आदर्श, मूल्य, मानक एवं विचारधाराएं होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए स्कूल ले सकते हैं, तो प्रत्येक स्कूल के अपने अलग अलग आदर्श, मूल्य, मानक और विचारधाराएं होती हैं। जेम्स डेवर के अनुसार सामाजिक समूह लोगों का ऐसा समूह है जिसमें उनकी भावनाएं तथा क्रियाएं किसी न किसी सीमा तक इकाई के रूप में प्रदर्शित होती हैं। जेम्स डेवर ने कहा है कि सामाजिक समूह लोगों का ऐसा समूह जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से निर्मित होता है। सामाजिक समूह लोगों का ऐसा समूह है जिसमें उनकी भावनाएं तथा क्रियाएं किसी न किसी सीमा तक एक इकाई के रूप में, यानी सबका सम्मिलित रूप एक इकाई के रूप में प्रदर्शित हैं। समूह का आशय परस्पर अंतःक्रिया करने वाले, परस्पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आशय समुच्चय संग्रह से है, जिसमें लोग किसी कारण से एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समूह में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतःक्रिया करने वाले और दूसरा परस्पर प्रभावित होने वाले। इन लोगों के जो मिलने से एक इकाई का निर्माण होता है और ये लोग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। समूह के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामूहिक संरचना को वर्णित करने के लिए अपने तरह से इसका वर्गीकरण किया। समूह के प्रकार को वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपना अपना मत दिया। जैसे निश्चित संगठन, परिवार। निश्चित संगठन के अंतर्गत कौन कौन आता है? परिवार, सीमित क्लब आदि। एवं अनिश्चित संगठन के अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ग आदि तथा संयुक्त इकाइयां नगर, गांव, प्रदेश एवं देश आदि। समूह को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की चर्चा की जाती है। इसके पहले हमने पढ़ा निश्चित संगठन और अनिश्चित संगठन। निश्चित संगठन मतलब जो निश्चित है, फिक्स है, जैसे परिवार, सीमित क्लब आदि, यह फिक्स है। लेकिन जो अनिश्चित संगठन होते हैं यह समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे जाति, वर्तमान समय में लोग जाति बदल ले रहे हैं, धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं, वर्ग आदि जो बदलते रहते हैं उसे अनिश्चित संगठन कहते हैं। जो फिक्स रहते हैं, जो नहीं बदलते, उसे निश्चित संगठन कहते हैं। तो यह भी समूह के प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो दो ही प्रकार हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। मुख्य रूप से दो हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, समूह गत्यात्मकता या गतिकी या गतिशीलता। समूह गत्यात्मकता, गतिकी या गतिशीलता, यह क्या है? आइए समझते हैं इसके बारे में। यह गतिकीय समूह का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
यह गतिकीय समूह का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समूह में आवश्यकता पड़ने पर कार्य एवं लक्ष्य के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। समूह में आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं लक्ष्य में परिवर्तन होते रहते हैं। इस तथ्य पर सर्वप्रथम कर्ट लेविन ने वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। समूह गत्यात्मकता या समूह गतिकी या गतिशीलता, इस टॉपिक पर सबसे पहले कर्ट लेविन महोदय ने अपना वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया था। ध्यान दीजिएगा, समूह गत्यात्मकता, गतिकी या गतिशीलता, यहाँ कर्ट लेविन, इन्होंने ही इस टॉपिक पर सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ किया था। आगे देखिए, बाद में फीसर ने भी इस पर कार्य किया। फीसर के अनुसार समूह गतिकी अध्ययन का वह क्षेत्र है जिससे छोटे समूहों के व्यवहार पर सामाजिक कारकों के दबाव के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फीसर महोदय ने बताया कि समूह गतिकी अध्ययन वह क्षेत्र है जिसमें छोटे समूहों के व्यवहार पर सामाजिक कारकों के दबाव के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समूह गतिकी का आशय समूह के सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने से है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। समूह गतिकी का तात्पर्य क्या है, तो यह समझने की कोशिश कीजिए। समूह गतिकी का आशय समूह के सदस्य, जो समूह गतिकी है वह समूह के सदस्य जो हैं उनके व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने से है। जो समूह के सदस्य हैं उनके व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन हम लोग समूह गतिकी के अंतर्गत करते हैं। ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सहन शक्ति, कोई अधिक सहन करता है तो कोई कम सहन करता है, क्योंकि एक ग्रुप में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, एक समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो कोई सभी के विशेषताएं एवं व्यक्तित्व भी अलग होते हैं। कोई कम सहनशील होगा, कोई अधिक सहनशील होगा, कोई सज्जन होगा तो कोई उसी में दुराचारी भी हो सकता है, कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला होगा, कोई अधिक बुद्धिमान होगा तो कोई कम बुद्धिमान या कोई सामान्य भी हो सकता है। मतलब समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो इसमें सहन शक्तिशील या विघटनात्मक कुछ भी हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो व्यवहार होते हैं व्यक्तियों के, सहन शक्तिशील या विघटनात्मक कुछ भी हो सकते हैं। इनमें परिवर्तन आंतरिक या बाह्य कारकों से होता है। इनमें परिवर्तन आंतरिक या बाह्य कारकों से होता है। सभी समूहों में एक सा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कहीं कम या कहीं अधिक परिवर्तन या किसी में सामान्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। समूह गतिकी के कारकों को गतिकी पक्ष के नाम से जाना जाता है। समूह गतिकी के जितने भी कारक हैं उनको गतिकी पक्ष के नाम से जाना जाता है। एक समूह में प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जिसमें आपको बताया गया है सहन शक्तिशील या विघटनात्मक कुछ भी हो सकते हैं। इनमें अंतर कैसे किया जाता है? आंतरिक एवं बाह्य कारकों के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग है समूह गतिकी के पक्ष। समूह गतिकी का भेद या पक्ष काफी व्यापक है, काफी विस्तृत है, काफी व्यापक है। इसे आसान बनाने के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे समूह संरचना, समूह अंतरक्रिया या समूह परिवर्तन कहते हैं। समूह गतिकी के 3 पक्ष हैं। पहला समूह संरचना, दूसरा समूह अंतःक्रिया और तीसरा है समूह परिवर्तन। इसका वर्णन निम्नवत है। पहला है समूह संरचना। समूह संरचना क्या है? प्रत्येक समूह की संरचना निश्चित होती है। संरचना के दृष्टि से ही
समूह का आकार, व्यक्ति की भूमिका, समूह संबंध, समूह परिवर्तन और सदस्यों का व्यवहार प्रभावित होता है। प्रत्येक समूह की अपनी अलग अलग संरचना होती है, जिसके आधार पर उसका आकार, व्यक्ति की भूमिका, समूह संबंध, समूह परिवर्तन और सदस्यों के व्यवहार प्रभावित होते हैं। दूसरा है, इसे समूह की संरचना कहते हैं। किसी भी चीज के निर्माण में या किसी भी वस्तु के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसकी संरचना। इसी तरह समूह के निर्माण में भी उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है समूह संरचना। दूसरा है हमारा समूह अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब आपसी क्रिया। दूसरा है समूह अंतःक्रिया। समूह के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रिया यानी आपसी क्रिया, जो समूह के सदस्यों के बीच होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली क्रिया, आदान प्रदान को ही अंतःक्रिया कहते हैं। तो समूह के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का उसके व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो समूह के बीच अंतःक्रिया होती है, चाहे अंतःक्रिया आदान प्रदान, चाहे वो विचारों का आदान प्रदान हो या भावों का आदान प्रदान हो या वस्तु का आदान प्रदान हो, तो इसका उसके व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसमें सहयोग या एवं विघटनकारी दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं। अगर आपका किसी समूह के किसी व्यक्ति से अच्छा मेल मिलाप है तो यहाँ पर सहयोग की भावना होती है। अगर उससे शत्रुता का भाव है तो वहाँ पर विघटनकारी प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। समूह अंतःक्रिया निम्न है, जिसमें समूह परिवर्तन, आंतरिक द्वंद्व, परिस्थितिजन्य सदस्यता परिवर्तन। समूह अंतरक्रिया के जो प्रभाव होते हैं उसके निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके प्रभाव से समूह परिवर्तन, एक व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह में भी जा सकता है। मान लीजिए आप किसी एक समूह में हैं और आपके समूह वाले लोगों से कुछ विघटनकारी घटनाएं या क्रियाकलाप हो गई हैं, तो आप अपने उस समूह को छोड़कर दूसरे समूह में जाना चाहेंगे। यही है समूह अंतःक्रिया का प्रभाव। यानी अंतःक्रिया अगर हमारा मेल मिलाप अच्छा होगा तो हम अपने समूह में सहयोग की भावना से रहेंगे। अगर विघटनकारी होगा तो इसके निम्न प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, समूह परिवर्तन, यानी व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह में जा सकता है। दूसरा है आंतरिक द्वंद्व, मन में आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, या यह ऐसा किसी परिस्थिति के कारण हो सकता है, या फिर व्यक्ति सदस्यता का ही परिवर्तन कर ले, सदस्यों के विशेषताओं में परिवर्तन, या फिर सदस्य अपनी विशेषताओं में परिवर्तन कर ले, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक रूल्स जो होते हैं और सांस्कृतिक नियम उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, और आर्थिक परिवर्तन। मतलब समूह अंतःक्रिया के द्वारा इतने प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है समूह संरचना। हमने पहला पढ़ा था समूह संरचना। देखिए समूह संरचना, प्रत्येक समूह की एक निश्चित संरचना होती है और इसी संरचना के आधार पर समूह अपना कार्य करता है। प्रत्येक समूह की अपनी एक संरचना होती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी समूह हो, किसी भी चीज के निर्माण से पूर्व पहले हम उसकी संरचना बनाते हैं कि क्या इसकी संरचना हो सकती है। तो इसी प्रकार समूह के निर्माण के लिए भी सर्वप्रथम संरचना तैयार की जाती है। इसी संरचना के आधार पर ही समूह अपना कार्य करता है।
समूह में प्रत्येक सदस्यों की स्थिति एवं भूमिका का भी विभाजन रहता है। जैसा कि हमने बताया संरचना। संरचना से तात्पर्य है कि कौन से व्यक्ति क्या करेंगे, किसका क्या उत्तरदायित्व है, किसको क्या पदभार दिया गया है, कौन कौन से कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य होते हैं समूह के, सब संरचना बनाते समय ही सम्मिलित किए जाते हैं। प्रायः समूहों में 3 तत्व पाए जाते हैं: उच्च स्तरीय नेता, मध्य स्तरीय नेता और समर्थक। प्रायः समूहों में 3 तत्व पाए जाते हैं: उच्च स्तरीय नेता, मध्य स्तरीय नेता और समर्थक। समूह संरचना के कारक। समूह संरचना के कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए एक बार। पहला है समूह का आकार। समूह संरचना के कारक में पहला है समूह का आकार, यानी समूह का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा। यह समूह का संरचना, यानी समूह बनाते समय जब हम लोग समूह के संरचना का निर्माण करते हैं, उस समय जो सबसे मुख्य पॉइंट होता है समूह की संरचना, यानी समूह छोटा होगा या बड़ा होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। समूह आकार छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ग्रुप को समूह कहते हैं। तो सबसे छोटा जो समूह होता है वह 2 व्यक्तियों का हो सकता है। तथा बड़े समूहों में सामाजिक संगठन और राष्ट्र स्तरीय संगठन को लिया जा सकता है। छोटा समूह 2 या 2 से अधिक 2 व्यक्तियों का, और बड़ा समूह राष्ट्र स्तरीय यानी नेशनल लेवल के संगठन को लिया जा सकता है। छोटे समूह में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। छोटे समूह में परस्पर घनिष्ठ संबंध यानी आपसी मेल मिलाप ज़्यादा होता है, जबकि बड़े समूहों में घनिष्ठता की कमी पाई जाती है। बड़े समूहों के सभी सदस्यों को आप जान पहचान भी नहीं पाते हैं। छोटे समूह में संबंध व्यक्तिगत होते हैं, जबकि बड़े समूहों में यह नहीं पाया जाता है। छोटे समूह मान लीजिए 2, 4, 10 व्यक्तियों का है, तो यह लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके बीच घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है समूह में व्यक्ति की भूमिका। पहला पॉइंट समूह संरचना में पहला पॉइंट था समूह का आकार, समूह छोटा या बड़ा हो सकता है। दूसरा पॉइंट है समूह में व्यक्ति की भूमिका। प्रत्येक समूह में व्यक्ति की एक प्रमुख भूमिका होती है। किसी व्यक्ति को क्या भूमिका दी जाए, यह उसके योग्यता, अनुभव एवं महत्व पर निर्भर करता है। बड़े बड़े समूहों में भूमिका संबंधी अस्थिरता होती है। इसमें आयु एवं वरिष्ठता अहम होती है। बड़े बड़े समूहों में भूमिका संबंधी अस्थिरता होती है, इसलिए इसमें आयु एवं वरिष्ठता अहम होती है। जबकि छोटे समूहों में सभी का कार्य निश्चित होता है, इसमें योग्यताओं की भूमिका अहम होती है। यदि छोटे समूहों से लेकर कोई व्यक्ति निकल जाता है या आता है, तो वह समूह की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। इसका एकदम सीधा सा, एकदम अच्छा सा उदाहरण है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं सब लोग। मतलब हम एक प्रकार से अगर राष्ट्रीय स्तर के संगठन की बात करें, तो सभी लोग राष्ट्रीय स्तर के संगठन में गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी, या फिर किसी संगठन में, या फिर किसी समूह में, या फिर ऐसे किसी कंपनी में अगर आपको नौकरी करनी है, तो वहाँ पर तो सबसे पहले क्या देखी जाती है? योग्यता देखी जाती है। योग्यता, अनुभव, यह देखा जाता है। अगर आपको किसी
प्राइवेट मान लीजिए स्कूल में ही पढ़ाना है या फिर कहीं कोई कंपनी में जॉब करनी है, तो ऐसे जगहों पर आप यह देख सकते हैं कि वहाँ का आप सदस्य बनना चाहते हैं, उस कंपनी का आप सदस्य बनना चाहते हैं। वह कंपनी एक समूह है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं उसमें उसमें नेता हैं, उच्च स्तरीय नेता हैं और समर्थक भी हैं। तो उस कंपनी का सदस्य बनने के लिए या फिर उस संगठन का सदस्य बनने के लिए आपको सबसे पहले उसकी योग्यता पास करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर उसका अनुभव देना पड़ेगा एवं महत्व पर निर्भर करता है। और बड़े समूहों की बात करें तो यहाँ पर आयु, जैसे कि आप सरकारी नौकरियों में देख सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आयु और वरिष्ठता मांगा जाता है, पूछा जाता है। आप जिस किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस संगठन से के सदस्य होने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो वह नौकरी एक संगठन से संबंधित है, एक समुदाय से संबंधित है, एक समूह से संबंधित है। उस समूह का सदस्य बनने के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आयु, वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव सब महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यही होती है समूह में व्यक्ति की भूमिका। आपकी क्या भूमिका होगी, आपको किस पद पर रखा जाएगा, यह सब कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है, इसमें योग्यताओं की भूमिका अहम होती है। अभी हमने आपको बताया कि विभिन्न योग्यता, कोई भी पद के लिए अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि छोटे समूह में कोई व्यक्ति निकल जाता है या आता है तो समूह की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल में अगर कोई शिक्षक निकल जाता है या आता है, एक स्कूल में अगर एक शिक्षक आता है तो भी विद्यालय की जो गतिशीलता है उस पर प्रभाव पड़ता है। गतिशीलता मतलब विद्यालय का प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। और एक शिक्षक अगर उसमें से निकल जाता है तो भी विद्यालय की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है, वह कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो यह होता है समूह में व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, समूह संबंध। इन समूहों में कौन सा संबंध होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, यह देखिए। समूह के विस्तृत एवं जटिल होने के साथ साथ उसके सदस्यों में प्रत्यक्ष संबंध घटता जाता है। जितना ही समूह बढ़ता जाता है उसमें समूह के लोगों में जो प्रत्यक्ष संबंध है वह घटता जाता है। जहाँ जिस समूह में 2-4 लोग हैं वहाँ पर व्यक्तिगत संबंध है, लोग एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, अच्छे से उसके घर परिवार सब जानते और समझते हैं। वहीं जिस समूह में बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध का अभाव पाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष संबंध बहुत कम हो पाते हैं। छोटे समूहों में प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत एवं बड़े समूहों में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यही अभी हमने आपको बताया। जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनमें उप समूहों का भी निर्माण होता है। इन उप समूहों में 2 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जब समूह बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो इसके उप समूह बना दिए जाते हैं, यानी उसके भी खंड कर दिए जाते हैं। यह 2 प्रकार, इसमें 2 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। प्रथम लंबीय संबंध। पहला क्या है? प्रथम लंबीय संबंध। यदि समूहों में श्रेष्ठता के आधार पर उप समूहों में स्तरीकरण होता है तो उसे लंबवत संबंध कहते हैं। अगर श्रेष्ठता के आधार पर, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उच्च पद पर है, इस आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए
तो इसे लंबवत संबंध कहते हैं। जैसे किसी कंपनी में उसके प्रबंधक, अभियंता और कर्मचारियों के बीच यही संबंध पाया जाता है। तो प्रथम लंबीय संबंध जो उच्च लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो होते हैं जैसे प्रबंधक, अभियंता और कर्मचारी, यानी कर्मचारी तो लो लेवल के हैं, तो ये अलग होते हैं। प्रथम लंबी में आप प्रबंधक और अभियंता को मान सकते हैं। दूसरा है समतल संबंध। पहला है लंबीय संबंध और दूसरा है समतल संबंध। इसमें प्रत्येक सदस्य समान महत्व रखता है। इसमें सभी लोग समान होते हैं। जैसे खेल के मैदान में प्रत्येक खिलाड़ी का समान महत्व होता है। इसमें ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई ऊंचा होता है, ना किसी का पद ऊंचा होता है। यहाँ पर सभी लोग एक समान हैं। लेकिन ऐसे आप कंपनी में सबको एक समान नहीं रख सकते हैं। कंपनी में सबका पद बटा होता है, कोई उच्च पद पर तो कोई निम्न पद पर। जहाँ पदों की बात की जाए, श्रेष्ठता की बात की जाए, वहाँ पर लंबवत संबंध होता है, और जहाँ पर सब लोग समान होते हैं वहाँ पर समतल संबंध होता है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है विभिन्न समूहों में संबंध। अभी इसके पहले हमने पहला पढ़ा है समूह में व्यक्ति की भूमिका। इससे पहले हमने पढ़ा समूह का आकार क्या होता है। दूसरा पढ़ा हमने समूह में व्यक्ति की भूमिका क्या होती है। अभी हम लोग समूह संरचना पढ़ रहे हैं। तीसरा समूह में संबंध कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समूह में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। पहला है प्रथम लंबीय संबंध और दूसरा है समतल संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न समूहों में संबंध। विभिन्न समूहों में संबंध। देखिए, समाज में अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के समूहों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एक समूह स्वयं सभी समूह सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे कोई भी एक व्यक्ति बहुत बड़े समूह का नेतृत्व नहीं कर सकता, इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदों पर व्यक्तियों का चयन करता है। उसी तरह यहाँ भी समाज में अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के समूहों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एक समूह स्वयं सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः अनेक समूहों की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी समूह एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। इनकी अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं। प्रत्येक समूह के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, अपने आदर्श होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। यह सब हमने पहले ही आपको बताया। कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंधन भी होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेतृत्व। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि समूह की संरचना क्या होती है, तो इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ा। अभी हमने आपको जो रिवाइज करवाया है। अब आगे देखिए नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व किसे कहते हैं। समूह या समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान तथा क्षेत्र के कल्याण या विकास के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वह नेता कहलाता है। आप जानते होंगे और समझते भी होंगे कि जो सामाजिक कार्य करने में कार्यकुशल होता है वह नेता कहलाता है। जैसे समाज या समूह के लोगों की समस्याओं का समाधान करने तथा जो क्षेत्र का कल्याण या विकास करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वह क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पर समूह का दबाव रहता है। ऐसे व्यक्ति पर समूह का दबाव रहता है। वह लोगों से प्रभावित होता है और स्वयं भी लोगों को प्रभावित करता है। वह लोगों से भी प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि वह केवल अपनी ही बात सुनाता है, सुनता किसी की नहीं है। नहीं, वह लोगों से भी प्रभावित होता है, यानी लोगों की भी सुनता है और अपनी भी सुनाता है। नेतृत्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। जो नेतृत्व है उसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। क्रचफील्ड एवं बेल्की के अनुसार
नेता किसी समूह का वह सदस्य होता है जो समूह की गतिविधियों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इन्होंने बताया कि नेता जो है समूह के गतिविधियों मतलब क्रियाकलाप को सर्वाधिक प्रभावित करता है और जो समूह के लक्ष्यों को निश्चित करने एवं समूह के विचारधारा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नेता होता है वह समूह की गतिविधियों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और किसी भी समूह के जो लक्ष्य होते हैं वह उनको निश्चित करने एवं विचारधारा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिभाषा किसकी है? क्रेच, क्रचफील्ड एवं बेल्की की। दूसरी परिभाषा है लिंडग्रेन की। लिंडग्रेन के अनुसार नेता समूह का वह सदस्य होता है जो उच्च लोगों से प्रभावित होता है। नेता उच्च लोगों से प्रभावित होता है। नेता उच्च लोगों से प्रभावित होने की अपेक्षा अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने हेतु उन्हें अधिक प्रभावित करता है। नेता किसी की बात या बहकावे में आकर कार्य नहीं करता, वह अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने हेतु अधिक प्रभावित करता है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नेता अनुयायियों के व्यवहारों को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। अनुयायियों मतलब जो समूह के सदस्य हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। नेता द्वारा समूह की नीतियों का निर्धारण होता है। समूह के कौन से नीति होंगे, कौन से निर्देश होंगे, कौन से नियम होंगे, इन सब का निर्धारण कौन करता है? नेता करता है। नेता अन्य लोगों को स्वयं प्रभावित होने की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। नेता अन्य लोगों से कम प्रभावित होता है लेकिन अन्य लोगों को अधिक प्रभावित करता है। स्वयं कम प्रभावित होगा लेकिन अन्य लोगों को अधिक प्रभावित करता है। नेतृत्व का गुण हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पाया जाता है, अर्थात यह अंतर प्रकारात्मक ना होकर मात्रात्मक होता है। कुछ ना कुछ गुण नेतृत्व के सभी व्यक्तियों में लगभग पाए जाते हैं। नेता की विशेषताएं या गुण, कौन कौन से गुण होते हैं एक अच्छे नेता में? देखिए, नेतृत्व की विशेषता और उसकी संख्या निश्चित करना कठिन कार्य है। नेता की विशेषता और उसके गुणों की संख्या को निश्चित करना बहुत ही कठिन है। फिर भी वेक एवं आलपोर्ट ने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें पहला है मानसिक योग्यता। मतलब जो नेता होता है उसकी मानसिक योग्यता बहुत अच्छे लेवल की होती है। दूसरा है वाचिक अभिक्षमता, वह बोलने में कुशल होता है, बात करने में, समझने में। पहला है मानसिक योग्यता अधिक होती है, अच्छे लेवल की होती है। दूसरा वह बोलने में अत्यधिक कुशल होता है। पहल करना, किसी चीज़ का पहल करना यानी चुनाव करना। और सदस्यता एवं प्रतिनिधित्व, वह किसी चीज़ की सदस्यता एवं प्रतिनिधित्व करने में कुशल होता है। प्रभुत्व एवं संगठन, वह प्रभुत्व एवं संगठन का निर्माण करने में कुशल होता है। विचार विनिमय, आप किसी भी टॉपिक पर उससे आसानी से विचार विमर्श विनिमय कर सकते हैं। उत्पादन एवं अनुचिंतन, वह उत्पादन एवं अनुचिंतन के बारे में भी अच्छा विचार रखता है। और सामाजिक जागरूकता, एक अच्छे नेता में यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सामाजिक जागरूकता। एक अच्छे नेता में समाज को जागरूक बनाने के, सामाजिक विकास के भाव अवश्य होने चाहिए। अगर वह समाज का विकास नहीं करता है तो वह एक अच्छा नेता नहीं माना जाएगा। नम्रता एवं आत्मविश्वास, नम्रता मतलब नम्रता। कुछ लोग आवेश में आकर तुरंत भड़क उठते हैं, गाली गलौज मारपीट कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे नेता का गुण यह है कि उसमें नम्रता होनी चाहिए। किसी बात को समझने, उस या फिर कोई गुस्से में है, आवेशित है, तो उसे नॉर्मल करने एवं आत्मविश्वास को बनाए रखने का गुण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, शारीरिक विशेषताएं एवं अनुभूतियों के साथ संबंध। उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं भी होती हैं एवं अनुभूतियों के साथ संबंध भी होने चाहिए।
हम लोगों ने पढ़ लिए नेता के गुण कौन कौन से होते हैं। मानसिक योग्यता अच्छी होनी चाहिए, वाचिक बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, पहल करने में एक्सपर्ट, सदस्यता का एवं प्रतिनिधित्व, प्रभुत्व एवं संगठन, विचार विनिमय करने में एक्सपर्ट होने चाहिए, उत्पादन एवं अनुचिंतन, सामाजिक जागरूकता, समाज का भलाई करने वाला होना चाहिए, नम्रता एवं आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए, और उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं भी होनी चाहिए जिससे देखने में लगे कि यह एक अच्छा नेता है। अब हम लोग देखेंगे नेता के कार्य कौन कौन से हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। नेता के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्य। प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत देखिए कौन कौन से कार्य हैं। पहला है अनुशासित कार्य, मतलब अनुशासन बनाए रखना, योजना का निर्माण करना, नीतियां बनाना, विशिष्ट विषय का कार्य करना। जो विशिष्ट विषय हैं जैसे कि दिव्यांग या फिर नारी विकास, इन सब टॉपिक पे विशिष्ट विषय पर कार्य करना। समूह का प्रतिनिधित्व करना, आंतरिक संबंधों को नियंत्रित करना, पुरस्कार एवं दंड का प्रबंधन करना। मान लीजिए कि समूह में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देना, अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड देना। पंच एवं मध्यस्थ का कार्य करना, जैसे कि समूह में कुछ विवाद है तो वहाँ पर पंच या मध्यस्थता करना। यह सब नेता के प्राथमिक कार्य होते हैं। यह सब नेता के प्राथमिक कार्य होते हैं। आगे देखिए नेता के द्वितीयक कार्य। अभी तक हमने प्राथमिक कार्य पढ़ा, अब देखिए नेता के द्वितीयक कार्य कौन कौन से होते हैं। आदर्श की भूमिका। नेता के जो द्वितीय कार्य होते हैं वह आदर्श की भूमिका, मतलब एक आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। समूह का प्रतीक, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकल्प, विचारधारा का निर्धारण करने वाला, पिता तुल्य कार्य। एक नेता जो होता है वह समूह के सदस्यों के लिए पिता के समान होता है, क्योंकि वह जो भी कार्य बताएगा वह सही बताएगा, ऐसा समूह के सदस्य उससे अपेक्षा करते हैं और उसको अपना आदर्श मानते हैं। समूह का प्रतीक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मतलब समूह को अपना परिवार समझकर, अपना व्यक्तिगत कार्य समझकर करता है। विचारधाराओं का निर्माण करता है, पिता के समान उसके कार्य होते हैं। बलि का बकरा बन जाना। नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है। बोगार्डस के अनुसार नेता निम्न प्रकार के होते हैं। नेता भी निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से नेता होते हैं। प्राथमिक नेता। नेता के प्रकार, प्राथमिक नेता, ऐसे नेताओं की प्रतिष्ठा अधिक होती है। जो प्राथमिक नेता होते हैं ऐसे नेताओं की प्रतिष्ठा अधिक होती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यह लोग भी नेता ही हैं। ये लोग प्राथमिक नेता हैं, इनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा अधिक होती है। दूसरा है विशेषज्ञ, जैसे तुलसीदास, न्यूटन, ये लोग विशेषज्ञ थे, इन्हें भी एक प्रकार से नेता ही मान लिया गया है। जादू या दैविक नेता, जो जादूगर होते हैं, बैरन एवं बायरने ने इनकी परिभाषा दी है। जादुई नेता अपने अनुयायियों में उच्च निष्ठा, सम्मान एवं प्रशंसा का भाव उत्पन्न कर देते हैं। जो जादुई नेता होते हैं अपने अनुयायियों में अपने प्रति उच्च निष्ठा, सम्मान एवं प्रशंसा का भाव उत्पन्न कर देते हैं, जैसे राम, कृष्ण, ब्रह्मा। इन लोगों को मनोवैज्ञानिकों ने जादुई या दैविक नेता माना है। अगला है प्रशासनिक नेता। प्रशासन से संबंधित, जैसे आयुक्त मंडल, डीएम, आईएएस, पीसीएस, ये सब प्रशासनिक नेता हैं। नौकरशाह नेता की बात करें तो वे नेता जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, नौकरशाही करते हैं, वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। आंदोलक नेता। आंदोलक नेता कौन होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय। जितने भी आंदोलनकारी थे हमारे इतिहास में, जितने भी आंदोलनकारी थे वे आंदोलक नेता के अंतर्गत आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस।
ये सब आंदोलक नेता के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, सिद्धांतवादी नेता जैसे राधा कृष्णन, यह सिद्धांतवादी नेता है। प्रजातांत्रिक नेता, प्रजातांत्रिक नेता वे नेता होते हैं जो प्रजा का विकास करते हैं। इसके अंतर्गत एक परिभाषा अब्राहम लिंकन ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी। प्रजातांत्रिक शासन किसे कहते हैं? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसे प्रजातांत्रिक शासन कहते हैं। तो जो जनता की पूर्ण रूप से भलाई करता है उसे प्रजातांत्रिक नेता कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय नेतृत्व माना जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रजातांत्रिक शब्द से तात्पर्य जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन, मतलब जिसमें जनता का और शासक का 50-50 रोल होता है, वह पूर्ण रूप से जनता के लिए ही बनाई जाती है। इसे लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहते हैं। ऐसे नेता का चुनाव जनता के द्वारा जनता अपने अनुसार करती है। प्रजातांत्रिक नेता नीतियों एवं कार्यक्रम में निवारण तथा क्रियान्वयन में सदस्यों की सहायता लेता है और वे सदैव कमजोर वर्ग की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातांत्रिक नेता पूर्ण रूप से जनता की भलाई करते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं या जिस भी कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं वह जनता की सहायता से, समूह के सदस्यों की सहायता से, समूह के सदस्यों के निर्णय से करते हैं, सबकी सहमति से करते हैं। क्रचफील्ड एवं बेल्की महोदय के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा है। लोकतांत्रिक नेता वह नेता है, लोकतांत्रिक नेता वह नेतृत्व है जिसमें नेता के समूह की गतिविधियों को संचालित करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण एवं योजनाएं बनाने जैसे नेतृत्व संबंधित कार्य में समूह के सदस्यों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक नेता वह नेतृत्व है जिसमें नेता समूह की गतिविधियों को संचालित करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण, मतलब जितनी भी समूह की गतिविधियां हैं उसको निर्धारित करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है, योजनाएं बनाता है और उससे संबंधित जो कार्य होते हैं वह सबकी सहभागिता से करता है और सबको करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप, यह तो हो गया प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब आप देखिए निरंकुश नेतृत्व क्या होता है। यह इसके जस्ट अपोजिट होता है। निरंकुश नेतृत्व हमारे भारत में भी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन पाया जाता है। निरंकुश नेता कठोर प्रवृत्ति वाला, अहम केंद्री, मानवताओं से विहीन, ध्यान दीजिएगा विहीन, जन कल्याण में कम रुचि रखने वाला होता है। ऐसे नेता समूह के सदस्यों में रुचि नहीं रख सकता, वह अपने अधिकार अपने पास रखता है। निरंकुश नेता कौन होते हैं? जो सेल्फिश होते हैं, कठोर प्रवृत्ति वाले होते हैं, केवल अपना भला चाहते हैं, समूह का भला नहीं चाहते, केवल अपना भला चाहते हैं। उनमें मानवता का अभाव पाया जाता है। वह जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण में कम रुचि रखते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे नेता का समूह के सदस्यों में कोई रुचि नहीं। समूह के सदस्य कैसे हैं, अच्छे हैं, नहीं हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। वह केवल अपने अधिकार अपने पास रखते हैं, यानी अपने अच्छे से खा पी कर जीवित है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्रचफील्ड एवं बेल्की के अनुसार निरंकुश नेतृत्व वह नेतृत्व है जिसमें नेता समूह के लक्ष्यों को निश्चित करने एवं योजनाएं बनाने एवं समूह के सदस्यों के क्रिया
को कम करने का प्रबल भूमिका निभाता है। इन्होंने कहा कि निरंकुश नेतृत्व वह होता है जिसमें समूह के लक्ष्यों को निश्चित करने, योजनाएं बनाने, मतलब कि नेता को इन सब कार्य से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। आगे देखिए, प्रजातांत्रिक एवं निरंकुश नेतृत्व में अंतर। निरंकुश नेतृत्व और प्रजातांत्रिक नेतृत्व, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है और निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेता सभी अधिकार अपने पास रखते हैं, वे सभी अधिकार अपने पास रखते हैं, अपने मुट्ठी में रखते हैं। एक प्रकार से उनका ईगो बहुत प्रबल होता है। प्रजातांत्रिक नेता अन्य लोगों में अधिकार विकेंद्रीकृत कर देते हैं। जो प्रजातांत्रिक नेता होते हैं वे सभी लोगों को समान अधिकार देते हैं और अपने पास अधिकार कम रखते हैं, लेकिन जो निरंकुश नेता होते हैं वह सभी अधिकार अपने पास रखते हैं। दूसरा है, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण स्वयं करता है। नीति एवं कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करेगा निरंकुश नेता। निरंकुश नेता एक प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, भगवान का दूत समझता है, वह जो कहता है वही होना चाहिए। आप निरंकुश नेता में हिटलर की परिभाषा ले सकते हैं। हिटलर बहुत ही निरंकुश नेतृत्व वाला व्यक्ति था। वह अपने आप को भगवान समझता था। वह जो कह रहा है उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। आज्ञा का पालन न होने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है, लेकिन प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ऐसा नहीं होता है। देखिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में समूह के सदस्य भी नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून अगर बन रहे हैं तो उसमें समूह के सदस्यों की सहमति भी होनी चाहिए। आगे देखिए, ऐसे नेताओं में आक्रामकता आपको पहले यूनिट में पढ़ा चुके हैं, मतलब दूसरे को बिना वजह परेशान करना अधिक पाई जाती है। और जो प्रजातांत्रिक नेता होते हैं इनमें सहयोग एवं सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें सहयोग, सामंजस्य, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, ये सब गुण अधिक पाए जाते हैं। निरंकुश नेता कार्योन्मुख होता है, यानी कार्यों के प्रति उन्मुख होता है, उसे कार्यों से कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और प्रजातांत्रिक नेता सदस्य एवं कर्मचारी के प्रति उन्मुख होता है। सदस्य कैसे हैं, कर्मचारी कैसे हैं, कौन सा कार्य है, यह सब देखरेख करता है। ऐसे नेता फूट डालो और राज करो सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो निरंकुश नेता होते हैं फूट डालो और राज करो सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और प्रजातांत्रिक नेता भाईचारा को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, समूह के सदस्यों को प्रताड़ित करना। अभी हमने आपको बताया कि निरंकुश नेता खुद नियम बनाएगा, किसी से पूछेगा नहीं, और जो नियम बनाएगा अगर उसका फॉलो नहीं होता है तो वह क्या करेगा, समूह के सदस्यों को प्रताड़ित करेगा। निंदा करना, दंड देना नेता का स्वभाव बन जाता है, और यह अनावश्यक निंदा या दंड देने में रुचि नहीं रखते हैं प्रजातांत्रिक नेता। यहाँ पर हम लोगों ने प्रजातांत्रिक नेतृत्व और निरंकुश नेतृत्व को भली भांति समझ लिया है कि क्या होते हैं प्रजातांत्रिक नेता और क्या होते हैं निरंकुश नेता। नेक्स्ट है हमारा नेतृत्व के सिद्धांत। इसमें सीलगुण सिद्धांत है, दूसरा है परिस्थितिजन्य सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, और इसका व्यवहार पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। एक टॉपिक हमारा और रह जाता है, नेतृत्व के सिद्धांत। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए, सब कुछ
मेहनत आपके लिए ही हो रहा है। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।